रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट नीट के लिए। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन का अलजेब्रा क्या होता है, ये +7 से +2 कैसे हो गया। बट गेस व्हाट, आज की वीडियो में आपको ये सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको लॉजिकल बना के चीजें समझाने वाली हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं सबका बताने वाली हूँ, इसके रिएक्शंस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग भी सिखाने वाली हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन सब बताने वाली हूँ। मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिट एंड वॉच दिस वीडियो, उसके बाद आप सवाल सॉल्व करेंगे, आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आता है रेडॉक्स, जैसा नाम कह रहा है रेड एंड देन ऑक्स, यानी कि रिडक्शन होगा और साथ में होगी ऑक्सीडेशन, दोनों ही साइमल्टेनियसली होंगे। अब ये रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, मैं बताने वाली हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए क्या है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन क्या है, दोनों को ही देख लेते हैं, साथ साथ में बता देती हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, साथ ही में आपको समझ आ जाएगा। नाउ रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी रिडक्शन जब होती है ना तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति होती है, वही ऑक्सीडेशन में क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ यहाँ पर रिडक्शन में एक और चीज हो सकती है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, और वही ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन में, और वही ऑक्सीडेशन में होता है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ में अकर होते हैं। क्यों साथ में अकर होते हैं? ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए तो कोई छोड़ेगा तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ रहा है, कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वही तो यहाँ गेन हो रहा है। तो जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगी रिडक्शन कैसे होगी, और अगर रिडक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी? इसलिए दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ में वर्क करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता सकती हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल ही बता देती हूँ, आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ m है, m+ में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये m-2 बना रहा है। ओके, ना यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, m में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। और क्या होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है, यानी ये जो रिएक्शन है, व्हाट इज दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। वही अगर मैं कुछ ऐसा मान लेती हूँ, कुछ x में x जो है वो क्या कर रहा है, x+3 में बन जा रहा है, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ये वाली पूरी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ओके, नाउ ये साथ में कैसे होते हैं ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका सबसे डाउटफुल टॉपिक जो बच्चों को लगता है, दैट इज क्या है भाई, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये समझा दीजिए। चलिए बताती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब आप जानते हैं कि कोई भी इंसान खुद को स्टेबल करना चाहता है, खुद आप भी खुद को स्टेबल करने के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे सब कोई यहाँ पर जो एटम्स भी होते हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल कैसे होंगे, आप कैसे स्टेबल होंगे, अच्छी नौकरी लग जाएंगी तो स्टेबल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में जो एटम्स कब स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर एटम्स जो होते हैं जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, वेरी इजी, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसका क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता है लिखना तो मैंने आपको ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रखा है। यहाँ आई बटन पर लिंक भी है, आप देख सकते हो उस वीडियो को, 5 मिनट की वीडियो है। वैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 को कैसे लिखेंगे आप, 2,6 लिखेंगे। नाउ इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है 6, तो इसको और कितने और चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा 2 और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। अगर 2 और मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,8 बन जाएगा। 2,8 यानी कि ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से ऑक्सीजन भाई साहब की ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रही है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नथिंग बट क्या है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज ऑफ सिंगल एटम होता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से ये लेगा यानी लोन में जाएगा, लोन ले रहा है ना किसी से, इसका मतलब क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या आती है, -2 आती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। वैसे ही अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई 1 इलेक्ट्रॉन टाइप्स कुछ छोड़ रहा है, कोई सोडियम क्या है, Na है, तो इसका क्या होता है, 11 होता है। इसका अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,1। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ये 2,8
स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंकेगा, ये बोलेगा मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फेंक दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, Na+1 आएगा इसमें। वैसे ही यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन में क्या आया था, ऑक्सीजन का आया था O-2। ऑक्सीजन का -2 इसलिए आया था क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, और यहाँ Na+1 इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, फेंक दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन या तो कोई ले रहा है या तो कोई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चले जा रहे हैं या कंप्लीटली अपने पास आ जा रहे हैं। बट बात कर लेते हैं एक स्पेशल केस, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वैसे बॉन्ड्स होते हैं जिन बॉन्ड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ना तो पूरे जाते हैं ना तो पूरे आते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आधा तू भी रख ले आधा मैं भी रख लूं। चलिए इसका एग्जांपल से एक समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए H है और देन Cl है, HCl है। तो इसमें क्या होता है ना, जो H होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये Cl है ना 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रहता है। इसका बॉन्ड कैसे बनता है, Cl इस तरीके से बॉन्ड बनाता है और ये वाला इस तरीके से बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है। तो ये कैसे लिखते हैं, HCl ऐसे लिखते हैं ना। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये ऐसा मत समझिए बस बॉन्ड है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होती है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन चला नहीं जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, शेयरिंग, आपस में ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करने से अब इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो देखिए मैं बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है वो होती है, बिल्कुल आती है। कैसे आती है, यहां पर आप लेते हैं रिलेटिव चार्ज, लेते हैं रिलेटिव चार्ज के हिसाब से यहां ऑक्सीडेशन नंबर आती है। कैसे होगी वो बता देती हूं। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया था HCl का, तो HCl में मैंने आपको बताया कि जो H होता है और जो Cl के ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स के ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, बॉन्ड के एक इधर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां क्या होती है ना, बात आती है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा तगड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये तगड़ा हो जाता है ये वाले H से, इसलिए ये क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच के अपनी तरफ ले आता है। यानी क्या कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ की जगह यहाँ पर घिसका के ले आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा पास हो गए, हाइड्रोजन के पास कम हो गए, है ना। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के पास ज्यादा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि पार्शियली क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वही हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए यहाँ क्या आएगा, +1 का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये क्या है, रिलेटिवली आपने चीजें निकाल ली है। तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में रिलेटिव हम लेके चलते हैं। चलिए ये सब आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो मैं शुरू करने जा रही हूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको बेसिक समझ आ गया क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपको बता देती हूँ ये ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कैसे करेंगे किसी एटम का। सबसे पहले तो याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी एटम का ही निकलता है। और अब यहाँ सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट अगर अपने प्योर फॉर्म में होता है, तो प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ओके। नाउ यहाँ कुछ एक्सेप्शंस याद रख लीजिए, जैसे कि हो गया H2 क्या है, H2 में क्या है, 2 H हैं, 2 है ना, फिर भी इनका क्या आता है, और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो 0 आता है, ठीक है। वैसे अगर O2 का देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 O है, फिर भी इनका ऑक्सीडेशन जो नंबर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। क्यों आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ना ये ज्यादा ताकतवर है ना ये ज्यादा ताकतवर है, यानी दोनों तो सेम ही आदमी है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को खींचता वीचता नहीं है, किसी पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह का कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए क्या आती है यहाँ पर, इवन दो H2O2 प्योर नहीं है, प्योर का मतलब क्या हुआ, बस वही हो, जैसे कि Fe हो गया, सिर्फ अकेला है, तो इस पे क्या आएगा, 0 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ H2 क्या है, 2 है, लेकिन फिर भी दोनों का उतनी ताकत नहीं है, इसलिए भी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। ये याद कर लिया, ओके। नाउ सेकंड याद कर लीजिए, एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल क्या होता है, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एल्कली मेटल कौन से मेटल्स को कहते हैं। एल्कली मेटल होता है ली ना की रब से फरियाद वाला जो मेटल होता है ना, ये वाला, इतनी दूर को कहते हैं एल्कली मेटल। इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनका होता है आपका +1 का ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। वही जो यहाँ पर बेमग का सरबरा, ये मैट्रिक्स से ऐसे याद कर रखा है, बेमग का सरबरा, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इनका होता है +2 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रख लीजिए, एल्कली जो मेटल्स होते हैं उनका +1 का होता है, जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनका +2 का होता है। नाउ अब बात कर लेते हैं आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ऑक्सीजन के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये शो करता है आपका -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, मगर देयर इज 2 एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन आता है आपका कि एक होता है आपका पेरोक्साइड आयन। अब ये पेरोक्साइड आयन क्या है, और एक आता है आपका सुपर ऑक्साइड आयन।
अब ये सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ये सब क्या है? तो देखिए पेरोक्साइड आयन होता है O2 2 माइनस वाला, और यहाँ पर जो सुपर ऑक्साइड वाला होता है वो क्या होता है? O2 माइनस 1 वाला। ओके, इसमें क्या होता है? जनरली ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन पेरोक्साइड आयन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, या 2 ऑक्सीजन पे -2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एक ऑक्सीजन पे कितने का है? -1 का है, और दूसरे ऑक्सीजन पे कितने का है? -1 का ऑक्सीडेशन नंबर है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे सुपर ऑक्साइड आयन में, तो इसमें क्या है? 2 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑक्सीजन पे -½ का चार्ज होगा, दूसरे पे -½ का चार्ज होगा, तभी तो दोनों मिला के आपका -1 का चार्ज बन रहा है। तो इसमें बस 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखने होंगे। जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड के लिए देखिए -1 आ रहा है, और सुपर पेरोक्साइड के लिए -½ आता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट की हाइड्रोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जस्ट रिमेंबर। लेकिन अगर ये एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है आपका हाइड्रोजन वाला बाबा, तो ये क्या करता है? ऐसे तो ये +1 का दिखाता है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ है तो कितने का दिखाता है? -1 का दिखाता है, याद रखिएगा। ओके, ये एल्कली वाले क्या है? मैं फिर से बता देती हूँ, लीना की रब से फरियाद वाले सारे, और अल्कली अर्थ मेटल कौन से? बेमग का सरबरा वाले सारे जो है अल्कली अर्थ मेटल है। ओके, नाउ अब बात करते हैं आपके हैलोजन्स की। हैलोजन का क्या होता है? जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज ऑफ -1, लेकिन अगर इन हैलोजन्स से जुड़े हुए हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन्स से भी ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या शो करता है? +1 का भी शो करने लगता है। कैसे शो करता है? चलिए एक एग्जांपल से बता देती हूँ। नाउ देखिए, इसमें क्या होता है? एक होता है आपका फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होते हैं? आपके होते हैं हैलोजन्स वाले, है ना। इसमें एक होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, जहां फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन फिर आता है आपका नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। अगर फ्लोरीन किसी के साथ लगा रहेगा तो वो क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, देन आगे क्या आप देख सकते हैं ना। नो, अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका है क्लोरीन 2O। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन है ना, मैंने बताया ना, यहाँ क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन है। मगर यहाँ क्लोरीन को कितना शो करना चाहिए था? आप बताइए, हैलोजन को कितना शो करना चाहिए? -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। मगर यहाँ क्लोरीन जो होता है कितने का शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट? इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। कैसे शो करता है? बिकॉज यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, क्लोरीन की कम है। इसलिए जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन क्या करता है? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी? -1 की चार्ज आ जाएगी, और यहाँ पर क्लोरीन से क्या होगी? +1 की चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है आपका ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन, इवन तो ये हैलोजन है, आना कितना चाहिए था? -1 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पर इसका क्या आ रहा है? क्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा है। और फ्लोरीन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो इससे तो कोई भी अटैच हो तो इट डजंट मैटर। ओके, नाउ एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट +8 से ज्यादा की जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ऑस्मियम जो होता है वो बस +8 की शो करता है, वरना कोई भी अगर एलिमेंट +8 की शो कर रहा है तो समझिए आपने कुछ तो गलती कर रखी है। ओके, नाउ यहां तक आपके सारे मैंने बता दिए हैं कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट एटम्स के पता कर सकते हैं। ये और आगे क्लियर हो जाएगा, मैं कुछ और एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या चाहती हूँ ना कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन स्ट्रक्चर्स को समझ के आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक आते हैं आपके बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज दिस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई देखा है कितनी सुंदर सी ऐसी सी होती है ना। नाउ इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर को ही सेम एक आता है CrO5। ये भी इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई शेप का, दैट इज Cr ऐसे होता है। ऑक्सीजन जो होता है 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, और ये 2 बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ बटरफ्लाई बन रहा है। ये बटरफ्लाई का हो गया, ये इसका पंखुड़ी, ये दूसरी पंखुड़ी। तो ये क्या है? बटरफ्लाई शेप ऑफ CrO5 होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई बोले कि बताइए Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक है, चलिए इसका मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खुद समझ आ जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था जनरली ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज मैंने बताया था कि आपका हो जाए -2 का, है ना। लेकिन व्हाट्स द कैच हियर कि यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन साथ में लग रखे हैं, और जहां 2 ऑक्सीजन साथ में लग रखे हो ना तो समझ जाइए पक्का पेरोक्साइड वाला है। तो क्योंकि ये पेरोक्साइड वाला है, इसका मतलब क्या होगा? एक पे -1 होगा, दूसरे पे भी
-1 होगा, इस पे भी -1 होगा और इस पे भी -1 होगा नाउ क्योंकि ये सिंगल ऑक्सीजन लगा है तो इस पे तो वही -2 वाला चार्ज आएगा। तो आपको खुद से दिमाग लगाना है। अगर आपको 2 ऑक्सीजन ऐसे साथ में दिख के मिल गए तो समझ जाइए पेरोक्साइड वाला है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 लिखना है। वही देखिए ये सिंगल लगा हुआ था तो आप खुद इसका -2 लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर -1 -1 -1 -1 यानी टोटल -4 और फिर -2 यानी -6, यानी कि यहाँ पर आपका जो क्रोमियम है इस पे कितना आ जाएगा, +6 का आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं जब भी कोई एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तभी वो पेरोक्साइड बनाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज दिस ब्लीचिंग पाउडर? इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2, ओके। इसमें अगर कोई बोले कि क्लोरीन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अब आप बोलेंगे कि क्लोरीन जो है वो हमारा हैलोजन होता है, हैलोजन में आप ही नहीं बताया, हैलोजन का हमेशा -1 होता है। बट अगेन क्लोरीन जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन हो गया ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन आते हैं, यानी ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या करेगा, अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसलिए क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिकली यहाँ देखिए Ca ऐसे होता है, यहाँ ऑक्सीजन रहता है, एक क्लोरीन यहाँ रहता है, एक क्लोरीन यहाँ रहता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर एक क्लोरीन पे तो -1 का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हैलोजन्स होते हैं उन पे -1 का होता है, लेकिन ये वाला क्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है इसका क्या हो जाता है, +1 का आ जाता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +1 और -1 दोनों आता है। नाउ यहाँ पर आपको मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बता दिए। उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना जिनके चार्जेस आपको नोन होने चाहिए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं C2O4 का 2- होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही PO4 का 3- होता है, OH का माइनस होता है, यहाँ पर NO3 का आपका माइनस आता है, -1 का होता है, CO3 का आपका -2 का होता है, CN का माइनस होता है, SO4 2- होता है, इसका 2- होता है। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं, आपको जरूरत पड़ सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करके भी देखते हैं। जैसे देखिए MN2SO4 3 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो SO4 होता है उसका कितना होता है, -2 का होता है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर Mn का कितना, अगर कोई पूछे कि बताइए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप आराम से निकालिए। देखिए Mn का आप ले लीजिए x कितनी है, 2 बार है, तो 2x ले लीजिए। प्लस में आपका क्या है, SO4 है, SO4 का ऑलरेडी बता रखा है -2 होता है, तो आपको क्या पता है -2 है, कितनी है, 3 बार है, तो 3 से इंटू कर लीजिए। टोटल में आप देखिए ऊपर कोई ऐसा माइनस प्लस नहीं लगा रखा है, तो टोटल में 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस में क्या होगा, 3 2 6 -6 = 0, ये ब्रैकेट में कर लीजिए। 2x - 6 = 0, x को यहीं छोड़ दीजिए, x डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो x कितनी आ जाएगी, +3 की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। ये +3 आई है आपकी, Mn2 की आपकी +3 आ गई। आराम से अब आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर H3PO4 ले लेते हैं हम। H3PO4 का अगर आप इसमें पूछा गया बताइए P का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो मैं बताती हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, H का ऑलरेडी बता रखा है, H का कितना होता है, 1 होता है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी अल्कली मेटल या अर्थ मेटल से जुड़ा हो तब चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए किसी और से तो जुड़ा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, 3H है, यानी 3 इंटू में +1 का ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो H का हो गया। प्लस कर देंगे हम P का नहीं पता है तो X कर लेंगे, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 इंटू में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू इक्वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं गिवन है तो 0 से इक्वेट करने वाले हैं। नाउ लेट्स सॉल्व। यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू में 1 3 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -2 इंटू में 4 कितना होता है, 2 4 8 होता है, तो -8 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इस तरफ था, -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 - 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि आपका ये जो P है ये कितने का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, दैट इज ऑफ +5 का आपका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वही अगर किसी के ऊपर अगर चार्ज लिखा रहता है तो आप यहाँ जो इक्वेट 0 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर -1 अगर टोटल में मान लीजिए ऐसा लिखा रहता, -1 का रहता, तो आप क्या करते हैं, ये जो इक्वेट 0 से कर रहे हैं यहाँ पर आप -1 से कर देते, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा कि -1 लिखा है, उल्टा पुल्टा सिखाती है दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल
एग्जांपल दे रही हूँ, ओके नाउ। हाँ, और एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा ही फ्लोरीन जो होता है वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके नाउ। अब एक और आपका आता है जहां पर हम लेते हैं एवरेज। एवरेज क्यों लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का एक आता है जहां पर क्या होता है, एक है Na2S4O6। इसमें क्या होता है ना, आपका S पहले लिखते हैं, S4 है, 4 S लगा देते हैं, देन ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, तो एक तो यहाँ पर S के साथ लगा देते हैं ऑक्सीजन, एक ये वाले S के साथ ऑक्सीजन लगा देते हैं, आपके 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 और बच रहे हैं, तो 2 चलो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, Na लगेगा, और यहाँ एक और Na लगेगा, ओके। ये होता है Na2S4O6 का, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा S होता है, ये वाला जो, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्योर फॉर्म में है, तो इन पे 0 का ही होता है, क्योंकि Na क्या है, एल्कली, देखिए ली ना की रब वाला है, तो ना ये क्या है, एल्कली मेटल है, तो +1 का शो करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं Na तो हमेशा +1 का शो करेगा, ये भी +1 का शो करेगा। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों प्योर फॉर्म में है, तो ये 0 का शो करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर -2 का ये शो करता है, ये -2 का शो करेगा, ये -2 का शो करेगा, ये -2 का शो करेगा, ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन -2 का शो करेगा, ये भी -2 का शो करेगा, ओके। नाउ यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो आपका S है और ये वाला S है, ये कितने का शो करेगा, देखिए, तो यहाँ पर ये जो S होता है वो +5 का शो करता है, ये वाला S जो होता है वो +5 का शो करता है। इसलिए क्या होता है ना, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक S तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है 0 का, और ये 2 S जो है वो 0 का शो करते हैं, और जो 2 बचे हुए S है वो क्या है, +5 का शो करते हैं। इसलिए इसमें क्या होती है, जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे कि बताइए S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो हम लेते हैं एवरेज। एवरेज कैसे होता है, यहाँ पर 4 S थे, 4 S पे टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 S इसमें है, 2 S इधर है ना, इसलिए 2 है यहाँ पर, इसलिए +5 का, यानी एक S पे +5 का है, 2 पे कितना हो जाएगा, +10 का आ जाएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, 4 S पे आपका टोटल +10 का चार्ज बन रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली 0 तो हम ऐड नहीं करने वाले हैं, तो 4 S पे 10 का +10 का चार्ज बन रहा है, तो एक S पे कितना होगा, 10 / 4 करेंगे, 10 / 4 करने पे आपका 2.5 आता है, तो 2.5 का आप क्या लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको समझ आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आया था +5, इसका आया था +5, इसका 0, इसका 0, तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो पड़ेगा ही, तो S के लिए क्या किया आपने, यहाँ पर 2 S का क्या है, आपका 0 है, और ये वाले S और ये वाले S का +5 है, और इसका +5 है, यानी इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया आपका, +10 का आया, क्योंकि +10 के इसका 0 है और इसका +10 है, यानी कि 4 S मिला के आपके +10 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। इसका मतलब एक S पे कितना आएगा, 10 / 4 का, यानी कि 2.5 का आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह का पता लग गया, अब हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन चलती है, रिडक्शन चलती है, वो अब पढ़ लेते हैं, जो मैंने अपने को शुरू में बताया था। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, HNO3 प्लस में H2S, क्या होगा, NO प्लस में SO3, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप खुद से अब तो खुद से निकाल सकते हैं, देखिए H का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, प्लस में N का आपको पता नहीं है, X ले लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो प्लस में कर लीजिए -2, टोटल 3 ऑक्सीजन है, तो इनटू में 3 इज इक्वल टू, कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ 1 प्लस में x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 6 माइनस में 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 5, यानी कि आपका ये वाला n के ऊपर कितने का चार्ज है, यहाँ आपका +5 का चार्ज है, ये अच्छे से लिख देती हूँ, +5 का चार्ज है। वैसे ही अभी हम लोग H2S का निकाल के देखते हैं, जिसमें आपको S का नहीं पता है ना, और H का तो पता है, H का कितना होता है, 1 होता है, +1 का होता है, तो ये टोटल 2 H है, इसलिए इनटू में 2 कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए S का पता नहीं है तो x कर दीजिए इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी -2 का आया, -2 क्या आ गया आपका, ये S का जो आपकी आएगी ये क्या है, -2 की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, नाउ यहाँ NO की बात की जाए तो NO में आप देखिए N का हमें पता नहीं है, x ले लेते, O का तो पता है आपको, प्लस में क्या करेंगे -2 करेंगे, -2 होता है ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या है x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2, यानी यहाँ पर N की क्या है +2 की ऑक्सीडेशन नंबर है। SO3 के लेंगे तो O का तो पता है, S का आपको नहीं पता है, तो S को आप x ले लीजिए, x प्लस में 3 O है तो 3 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, 0 के इक्वल करिए, x प्लस में 3 2 6 होता है, माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +6 आ जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पर S की +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इतना आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। नाउ अब आप क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, खुद देखिए, यहाँ पर N जो
है n जो है वो +5 से क्या जा रहा है, +2 में जा रहा है। यहाँ पर n क्या है, +5 से +2 में जा रहा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ हो रही है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी +5 से +2 में गया है। वही अगर आप s का देखेंगे तो -2 से +6 में गया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गई है आपकी ऑक्सीडेशन हुई है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि कहाँ रिडक्शन हो रही है और कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, बहुत सिंपल है। एजेंट किसको कहते हैं, जो कोई काम करवाता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज कराएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा ऑब्वियसली खुद रिड्यूस हो जाएगा। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो एजेंट रिड्यूस कराएंगे, यानी कि क्या हो गए, रिड्यूस जो कराने वाले हैं दूसरे को रिड्यूस कराएंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए HNO3 क्या हो रहा है, यहाँ पर NO3 है हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना। तो कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज दूसरों को करके खुद रिड्यूस हो रहा होगा। और कौन हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस, इस पॉइंट पे ये रिड्यूस हो रहा है ऑब्वियसली, यहाँ देखिए +5 से +2 में चला गया, यानी जो रिड्यूस होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से क्लियर करके आपको समझा देती हूँ, बिकॉज बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। देखिए एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, छोटे छोटे में लिख के जल्दी से बता देती हूँ, और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके नाउ इसमें क्या है, जो एजेंट है, एजेंट क्या होता है, जो कोई काम कराता है, जैसे कि पासपोर्ट बनवाने के एजेंट्स वगैरह होते हैं ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है यानी खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीडाइज करता है ये दूसरों को, अदर को, और रिड्यूस खुद को, इटसेल्फ खुद को रिड्यूस कर लेता है वही। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस कराएगा, यानी रिडक्शन होगी दूसरों की और खुद को ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करवाने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आपको समझ आ गया। एक और बात याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट को आपका रिडक्टेंट भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। नाउ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन विच स्टूडेंट फाइंड इट टू बी सो डिफिकल्ट, पता नहीं क्यों बट इट्स डैम इजी। चलिए जल्दी से आपको बताती हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें हो रही हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए, यही होती है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। एक फॉर्मूला है आपका जिसे आपको बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना है, दैट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर का एक फॉर्मूला है, दैट इज ए, ये मॉड लगाया आपने x माइनस में y। अब ये x क्या है, y क्या है, a क्या है, मॉड क्या है, वो सब बताने वाली हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। नाउ अब ये एक इक्वेशन आपको मिल गई है, अब इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है आपका HNO3 है, इसका निकाल लीजिए आप ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, H का होता है 1, N का आपको पता नहीं है, चलिए X ले लेते हैं। O का क्या होता है, -2 का होता है, और क्योंकि 3 है तो -2 इंटू में 3 कर दीजिए, टोटल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस में x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी x हो जाएगा आपका 6 माइनस का 1, यानी x हो गया आपका 5। तो x इसका +5 आता है, यहाँ पर n में +5 है। H2S में देखेंगे, s का आपको पता नहीं है, h का तो पता है, माइनस इसमें h का 1 होता है, तो 2 इंटू में 1 प्लस में x इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी -2 आती है, यानी यहाँ पर s का क्या है, -2 है। चलिए यहाँ चलते हैं NO में। NO में आपका ऑक्सीजन का पता है, n का नहीं पता है, तो n का x ले लीजिए, प्लस में ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी +2 आ गई। नाउ SO3 का ले लेते हैं, O का आपका पता होता है -2 होता है, तो S का नहीं पता है, तो x ले लीजिए, x को प्लस में 3 माइनस इंटू में -2 करेंगे इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी +6 आएगी, यानी कि यहाँ पर s क्या हो गया आपका +6 हो गया है। तो ये आपने निकाल लिया क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यूज करने वाले हैं हम इस वाले फॉर्मूला की, कैसे यूज करेंगे, n फैक्टर इज इक्वल टू a। a क्या होता है, कि यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेंज देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए n का देख रहे हैं, तो n का कितने एटम्स है, एक ही एटम है n, तो n का क्या आप 1 लेने वाले हैं a इसमें। यहाँ पर x क्या है, रिएक्शन से पहले कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका था,
+5 का, तो यहाँ x +5 होगा, और y क्या है, रिएक्शन के बाद n का कितना हो गया, +2 हो गया, तो यहाँ पर +2 होगा। तो करिए एक बार कैलकुलेट, देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान देख लीजिए आप, n क्या है, n यहाँ पर है आपका n +5 से कन्वर्ट हो रहा है यहाँ n +2 के अंदर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले a क्या होगा आपका, कितने एटम्स हैं, यहाँ पर n के एक ही एटम है ना, तो यहाँ a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मॉड लगाइए x माइनस में y, x क्या है इसमें, पहले क्या था ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज +5, और माइनस करना है, बाद में क्या हो गया, +2, यानी कि बाद में +2 हो गया। और मॉड लगाने का मतलब है अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आता है तो आप क्या करेंगे, एंड में आप उस पर आगे प्लस लगा के ही लिखने वाले हैं, यानी कि मॉड के बाहर जब चीजें निकलती हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दिया, +5 हो जाएगा आपका -2, इस तरीके से मॉड हो जाएगा, यानी 1 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 1 ये 3 आपका क्या निकल के आया, n ये आ गया आपका 3, यानी कि इस वाले के लिए आपका n की वैल्यू क्या है, 3 आ गई। वैसे ही यहाँ पर आप n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर x a क्या है, यहाँ पर s का एक ही एटम है तो 1, और यहाँ x क्या है, यानी कि पहले कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, -2 का, माइनस करेंगे आप, बाद में कितना हो गया s का ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 का, तो माइनस कर देंगे +6, और यहाँ पर आप मॉड लगा देंगे। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 1 मॉड में -2 -6 का मॉड, यानी कि 1 मॉड में -8। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया, -8 है, मॉड लगा है, यानी +8 बाहर आएगा, यानी कि 1 इंटू में 8 इज इक्वल टू 8, यानी इसकी n की वैल्यू आपकी 8 आ गई यहाँ, यानी कि इसमें n की वैल्यू आपकी 8 है। डन। नाउ अब हम निकालने वाले हैं इस वाले n में क्या है, बेसिकली n की वैल्यू, इस वाले n की। तो इसमें क्या हो जाएगा, a यहाँ एक ही एटम है तो एक ही एटम रहेगा 1, उसके बाद मॉड लगा के, अभी इस समय पे कितना है, +2 है, बाद में कितना होगी, मतलब पहले कितना था, दैट इज +5 था, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये आप लगा देंगे मॉड, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2 माइनस का 5 आप लगा देंगे मॉड, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू में यहाँ पर -3 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव जाता है तो 1 इंटू में 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 3 आएगा, यानी n की वैल्यू इस वाले के लिए क्या आ गई, 3 आ गई, ये वाले के लिए। नाउ इस वाले की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन a क्या है, इसमें एक ही s का मॉलिक्यूल है तो 1 रहेगा, यहाँ मॉड लगाएंगे, x माइनस y करना है तो x क्या है इसमें +6 है, माइनस करेंगे y क्या है इसमें, पहले क्या था -2 था तो -2 करेंगे, और यहाँ मॉड लगा देंगे, तो इसमें 1, यहाँ पर +6 +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आने वाली है। तो इसके लिए आपकी n की वैल्यू 8 आ गई। अब मैं आपको एक बार फाइनल करके बता देती हूँ, थोड़ा घिचपिच हो गया, मैं अभी जितना हमने आंसर्स निकाले हैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ n की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। इस वाले के लिए n की वैल्यू आपकी 8 आई थी, तो यहाँ n की वैल्यू 8 आ रखी है। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ n की वैल्यू आपकी आई थी 3 आई थी, तो इसकी n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर आपके n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपके n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ आपकी n की वैल्यू 8 हो गई। नाउ यहाँ पर एक बहुत आसान हो गया, बस सवाल खत्म। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो n फैक्टर का रेशियो होता है वहां पर वो रेसिप्रोकल हो जाता है मोल रेशियो अगर एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आप n फैक्टर का रेशियो देखिए, इसका बस इस साइड का देखने वाले हैं आप। n फैक्टर का रेशियो क्या है, 3:8 है। नाउ इस साइड के n फैक्टर का रेशियो देखिए 3:8 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ 3 था तो यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 8 था तो यहाँ 8 कर दिया आपने, यहाँ 3 था तो आपने यहाँ 3 मेंशन कर दिया, यहाँ 8 था तो यहाँ मेंशन कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये अब आपका फाइनलाइज हो गया है। ये क्या हो गया, आपके जितने भी आयंस वगैरह फाइनलाइज हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप नॉर्मल बैलेंसिंग कर सकते हैं। नॉर्मल बैलेंसिंग के लिए बहुत ही आसान सी चीजें हैं। तो अब इसको फाइनल बैलेंस के लिए करने के लिए क्या होगा, बस आपको यहाँ पर अगर आप 7H2O लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आपको समझ आ गया किस तरीके से बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को। बहुत आसान है, एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बताती हूँ। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, एन फैक्टर की फॉर्मूला। उसके बाद आपको जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सब चीजों की बताई है वो करनी है। जो भी आपको इक्वेशन देगा उसका सबसे पहले एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको क्या करना है, एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, ए मॉड में x माइनस में y। यहाँ पर इसका एक का आप एन फैक्टर निकाल लेंगे, दूसरे का निकाल लेंगे, तीसरे चौथे का निकाल के ये एक तरफ वाले जितने होंगे जो रेशियो निकलेगा उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 3:8 आया तो यहाँ 8:3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ अब इस साइड वाले का क्या होगा, यहाँ 3:8 आया तो उल्टा कर देंगे, 8:3 कर देंगे, तो आपका फाइनल जो आएगा वो आपको मिल चुका है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वो शॉर्टकट है, मगर हाँ मैं आपको लॉन्ग कट भी बता देना चाहती हूँ, बिकॉज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन
कंफ्यूजन इसमें रहती है, तो कम से कम आपको क्रॉस चेक भी उससे कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताती हूँ। वही सेम इक्वेशन है, सेम आपको सबसे पहले क्या निकाला है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह मैंने निकाल दिया है, वो निकालना मैंने बता रखा है ना। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब तो आपको मैंने समझा दिया है। इसमें अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन वाला रिएक्शन क्या है, एन जो है वो क्या हो रहा है, n+2 में हो रहा है, यानी n+5 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है n+2 के अंदर। ओके, नाउ अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखने वाले हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपका S-2 जो है वो S+6 में हो रहा है, तो S-2 जो है वो S+6 में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कैसे n+5 जो है, यानी कि ये वाला जो है वो इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होंगे तभी तो ये ऐसे बना होगा। यहाँ पर S-2 S+6 में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े होंगे तभी तो, बेसिकली -2 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स जब छोड़े होंगे तभी तो S+6 बना होगा। इसीलिए यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिखने वाले हैं आप 8 इलेक्ट्रॉन, तभी तो चीजें हुई हैं, आप बैलेंस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इसको इक्वल करने के लिए करेंगे बैलेंसिंग, यानी इसको टोटल को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 से और इस टोटल को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से। नाउ फाइनल जो आपका इक्वेशन आएगा उसको मैं लिखती हूँ, दैट इज 8n+5 प्लस में 24 इलेक्ट्रॉन। कैसे आ रहा है वो आपको समझ आ गया, इसको इंटू करके, इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई करके और 3 को इससे मल्टीप्लाई करके अब जो फाइनल आ रहा है वो मैं लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बन जा रहा है आपका 8n+2 बन जा रहा है और यहाँ पर 3s+2 जो है वो क्या बन जा रहा है, 3s+6 प्लस में 24 इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 24 और ये 24 कट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 8n+5 प्लस में ये 3s+2 gives rise to 8n+2 प्लस में 3s+6 हो जा रहा है। नाउ ये हो गया आपका टोटली बैलेंस। नाउ ये जो अब आपका आ गया ना, इसको एज इट इज इस फॉर्मूला में अब आप पुट करने वाले हैं, यानी कि कैसे करेंगे, इसको पुट कैसे करेंगे, ये वाला ये जो फॉर्मूला है इसी में अब आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, 8n+5 आएगा, यानी कि ये क्या है 8n HNO3 आ गया, प्लस में s की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 3 इसके साथ है तो इसका क्या होगा 3H2S आ गया, यहाँ पर n के साथ क्या है 8 है तो यानी 8NO आ गया, प्लस में s पे इसके साथ 3 है तो यानी 3SO3 आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनली। अब आप ये क्या कर सकते हैं, इसको अब आप डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, अब जैसे आपका नॉर्मल बैलेंसिंग होता है कि आप अब नॉर्मल इसका जो आयंस वगैरह बैलेंस हो गया, अब आगे आप नॉर्मल बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे होता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इसके 4 मेन रिएक्शंस होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले की बात की जाए तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन कम्स डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक आता है आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन करेगा, यानी कुछ A प्लस में B बन के बेसिकली C बनाने वाला है, मिल के बनाते हैं, जैसे C प्लस में O2 मिल के आपका CO2 वगैरह बनाता है, तो ये क्या हो गया आपका कंबाइन कर रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी कोई एक चीज टूट रही होगी, यानी कि कुछ C सब्सटेंस है वो टूट के A प्लस में B बना रही है, तो इस वाले रिएक्शन को आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ है X प्लस में YZ कुछ कंपाउंड है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, X जो है वो Y को डिस्प्लेस कर दे रहा है और X Z बना ले रहा है, प्लस में Y बेचारा अकेले छोड़ दे रहा है इसको। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर X यहाँ था और YZ इधर था, लेकिन यहाँ पर X वाले ने क्या किया, Z के साथ दोस्ती कर ली और Y बेचारे को अकेले कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इस वाले रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके 2 और तरीके टाइप्स हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक होता है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे CuSO4 प्लस में Zn है तो वो क्या बना रहा है आपका Cu प्लस ZnSO4। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो Zn है वो क्या है, वो एक मेटल है, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, बेसिकली मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, ये क्या है आपका मेटल है, इसलिए ये क्या है मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर मोस्टली जब हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं और रेयरली ही इसमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलने वाला है। ओके, जैसे कि आप देख लीजिए Na प्लस में H2O गिव्स राइज टू 2NaOH प्लस में H2 हो जाएगा, तो इसमें
में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर H2 आपका डिस्प्लेस हो जा रहा है, आपका H2O जो है बेसिकली इसका अकेला पड़ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट। अभी जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताई उसमें जैसे कोई भी रैंडम अगर मैं इक्वेशन ले लूँ, रैंडम नहीं लेती हूँ, चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे Br2 प्लस में NaI है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका एक मान लीजिए ये बनाता है NaBr प्लस में I2। अगर आपसे पूछे कि क्या ये हो सकती है ये रिएक्शन या नहीं हो सकती, क्या ये पॉसिबल है रिएक्शन, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्टिविटी आप देखिए ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ ब्रोमीन जो है हमारा, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, यानी ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा ताकतवर है, यानी कि ये Na को, ये वाले को ब्रोमीन खींच लेगा, बोलेगा अरे ये क्या, आई तो मेरे से कम ताकतवर है, मैं ब्रोमीन जो है और ये आयोडीन दोनों की लड़ाई होगी, दोनों की लड़ाई में क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा ताकतवर है तो ब्रोमीन जो है वो Na को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए क्या बन जाएगा NaBr और I जो है बेचारा अकेला रह जाएगा। इसीलिए ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कौन किस तरीके से रिडक्शन कैपेसिटी किसकी कितनी ज्यादा है, इस बेसिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे कोई किसी को उठा के नहीं ले जाता है। ओके, नाउ अब आपके लास्ट रिएक्शन जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप, दैट इज आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, चलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने अभी तक हमने जितना पढ़ा, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। ओके, ना रिडक्शन किसी और चीज की होती है, ऑक्सीडेशन किसी और चीज की होती है, लेकिन अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने लगे तो क्या होगा, उसी को कहते हैं आप क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट कर दिया यार इसने। कैसे होगा चलिए एक बार आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, I2 प्लस में NaOH गिव्स राइज टू NaI प्लस में NaIO3 है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो I2 है वो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर I जा रहा है, यानी I2 क्या है, ये इधर I बन जा रहा है ना। अगर आप उसी I को यहाँ देखने वाले हैं कि एक I तो यहाँ भी जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन भी हो रही है और इस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही सेम I2 का ही यहाँ पर एक I है, यहाँ एक I बन रही है, यानी एक जगह रिडक्शन हो रही है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी एक ही एलिमेंट की और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। स्पेलिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज अगेन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की स्पेलिंग सही नहीं है, DISPROPORTION डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर सेम ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। अब यहाँ पर एक ये कैच है कि जो रिएक्शन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है वहां पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया था कि n फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज a का x माइनस में y, इस तरीके से करके, ये वाला फॉर्मूला वैलिड यहाँ नहीं होता है अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को देखना है। ठीक है, तो इसमें कैसे पता करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, AS2S3 प्लस में NO3 माइनस गिव्स राइज टू ASO3 माइनस प्लस में SO4 2 माइनस प्लस में NO ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट क्योंकि आपका यहाँ काम नहीं करने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल टिप से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए AS2 है, AS2 क्या बन रहा है, यहाँ पर AS में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस आपको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताती हूँ। इसका +3 होने वाला है, इसका -2 होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका +5 होगा, ये वाले AS का, और ये वाले का +6 होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका AS2 जो है वो यहाँ पर जा रहा है और AS +5 है, यहाँ AS +3 है ना। तो आप एक बार यहाँ लिख लीजिए इसको, देखिए AS जो आपका 2 है ये क्या है, +3 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका AS +5 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ही काम है, इसीलिए तो ये AS2 +3 से AS +5 में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसीलिए आप खुद सोचिए, एक जो है, एक AS जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर 2 AS है, इसलिए इसको 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, है ना। वैसे अगर आप S का देखेंगे तो S का देखिए S3 -2 है, ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका S +6 में, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है ना। यहाँ हो रही है 8 इलेक्ट्रॉन वाली काम, तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन एक के लिए हो रहा है, तो टोटल कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो 3 इंटू में यानी कि कितना आ जाएगा आपका 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब आपको फाइनल क्या करना है, फाइनल ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 24 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, यानी कि आपका आ गया 28 इलेक्ट्रॉन, और यही है आपका n जो आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज 28 आपकी n की वैल्यू आ गई। तो आप n की वैल्यू
इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर वो शॉर्टकट फेल हो जाता है, जो n निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, x माइनस में y वाला शॉर्टकट, तो आपको कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ क्लियर। अब हम एक और बहुत ही बिल्कुल सेकंड लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, दैट इज आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। आपके पास था एक कोई कंपाउंड, ओके, आपको नहीं पता है क्या मोलारिटी है वगैरह, कुछ नहीं पता है क्या कितने मोल्स का है ये, तो इसमें इसका आप कैसे एम पता करने वाले हैं, ये कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं एक तरीके से। क्या करेंगे हम इसमें ड्रॉप करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया KMnO4। व्हाट इज दिस KMnO4? ये KMnO4 जो है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ले लिया हमने। ओके, नाउ आपको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन एजेंट क्या है, वो सब आपको पता है। तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, दैट इज KMnO4। इसका मान लीजिए हमने कितना ml ले लिया है, 100 ml आपने लिया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मेजर करने के लिए होता है ये डिवाइस में, तो इस तरीके से आपने क्या लिया है, 100 ml ले लिया है। ओके, नाउ आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आप जिसको भेज रहे हैं इससे मिलने के लिए, उसके बारे में तो आपको पता होगा। तो ये क्या है, मान लीजिए 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल आपने ले रखा है, 100 ml ले रखा है। आपको इस वाले जो आप चीज इसके अंदर अभी डालने वाले हैं, वो इस वाले के बारे में तो पूरी नॉलेज है, इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है H2C2O4 है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि आपका ये जो KMnO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये क्या करता है ना, यहाँ पर होती है रिएक्शन KMnO4 की, किसके साथ होगी, H2C2O4 के साथ होगी। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होने के कारण ये क्या होता है ना, आगे कुछ भी रिएक्शन हो, इतना बस ध्यान से समझ जाइए कि यहाँ पर क्योंकि आपका KMnO4 जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये क्या करेगा, C को, जो आपका C है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C+3 से C+4 में कन्वर्ट कर देगा, जो है मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग, बेसिकली कैपेसिटी जो है ना इसकी सबसे मैक्सिमम पे पहुंचा देगा। यानी आपके, क्योंकि आपका KMnO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए क्या होगा, आपका जो C है ये C+3 जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपका C+4 के अंदर, और साथ में यहाँ पर जो Mn होता है ये +7, बेसिकली ये क्या होता है ना, +7 होता है, और एसिडिक मीडियम के अंदर अगर इसे एसिडिक मीडियम हो मिलता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आगे जो कुछ भी लगेगा वो हमें नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है क्या क्या चीजें कन्वर्ट हुई है, बस इतना जान लीजिए। आगे बहुत है इसके लिखना, लेकिन हम बस इतना जान लेते हैं कि जो Mn है वो +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम, और यहाँ पर Cr+3 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है +4 के अंदर, ड्यू टू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने यूज किया है। अब आप N की वैल्यू निकाल लीजिए, N की वैल्यू कितनी आएगी, N की वैल्यू होगी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको निकालने के लिए बोला है, N की वैल्यू होती है x, a मॉड का x माइनस में y करेंगे, तो वही करते हैं। यहाँ पर Mn का कितने मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, 1 लिख दीजिए। यहाँ पर यहाँ क्या है, +7 का है, यहाँ जाके +2 का हो जा रहा है, यानी +7 - 2 आप करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 × में 5, यानी कि N की वैल्यू यहाँ तो आपकी 5 आ गई। ओके, नाउ इस वाले के लिए N की वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाले के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर C2 है, यानी कि आपका A की वैल्यू 2 है, x कितना है यहाँ पर +3 है, तो +3 ले लिया, माइनस क्या है, बाद में कितना जा रहा है, +4 बन जा रहा है, तो +4 हो गया। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा +3 - 4, यानी कि आ जाएगा आपका 2 × में -1, यानी कि 1, क्योंकि मॉड के बाहर तो 1 होता है, यानी N की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ जा रही है। यानी एक बार मैं क्लियर लिख देती हूँ, यहाँ पर आपकी N की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर N की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ N की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी तो यहाँ देखिए N की वैल्यू यहाँ 5 थी तो यहाँ 5 आ जाएगा, और रेसिप्रोकल वही सेम, यहाँ N की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इससे आपको फाइनल क्या कंक्लूजन मिला, यू गॉट द कंक्लूजन। यहाँ आपको आंसर मिल भी चुका है, मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ आपको पता चला कि 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल्स 5 H2CO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। तो लिख भी लेते हैं, 2 जो आपके KMnO4 है उसके मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं आपके 5 H2C2O4 के साथ, ये आपको इससे कंफर्मेशन मिल चुकी है। नाउ इस वाले सॉल्यूशन में क्या होता है ना, एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, दैट आई वांट टू से, दैट इज आपके इसमें एक इंडिकेटर भी इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड होता है। इस इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये इंडिकेटर डिटेक्ट करता है कि जब भी यहाँ
पर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये इंडिकेटर बता देता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इंडिकेटर मान लीजिए कब इंडिकेट किया, जैसे मान लीजिए ये गिरते जाता है, ये गिरते जाता है, इसके ड्रॉप्स गिरते जाते हैं। इसके बाद मान लीजिए इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है जब ये KMnO4 जो है ना, जब 50% पे खत्म हो गया, यानी 50 ml मान लीजिए हो गया है ना, तब यहाँ पर ये इंडिकेटर बता रहा है कि अब बस हो गया, अब यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 ml पे रिएक्शन रुक चुकी है। ये इससे आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा, जैसे कि 2 KMnO4 है वो कितने के साथ रिएक्ट करता था, 5 आपके H2C2O4 के साथ रिएक्ट करता था। तो एक KMnO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, आपके रिएक्ट करेगा 5/2 H2C2O4 के साथ। और अगर आपको 50 KMnO4 है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली 50 पे आके रुका है, इसलिए 50 KMnO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 50 इंटू में 5/2 H2C2O4 के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो इसको हो जाएगा 25 इंटू में 5 यानी कि 125 आ जाएगा आपका H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर क्योंकि आपने 100 ml लिया था, इसका मतलब क्या आएगा आपका, यहाँ पर 125 मिलीमोल आपका आने वाला है, मिलीमोल H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो 125 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 125 मोल्स, यानी कि तो इससे आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। दैट इज क्या, यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि M = N डिवाइडेड बाई V, यहाँ लीटर में वॉल्यूम हम लेते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका N = N की वैल्यू कितनी है वही तो पता करनी थी ना, कि कितने मोल्स है बेसिकली, है ना। तो M इंटू में V लेंगे, यहाँ पर N जो है, यहाँ पर M क्या है 1 है, इंटू में V कितनी आए 50। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने मोल्स हैं, यही तो हमें पता करना था कि ये कितने मोल्स हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे पता लगाया हमने, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक H2C2O4 लिया है, हमें इसका मोल्स कुछ पता नहीं है ना, हमें इसके बारे में पता करने के लिए दूसरी जिस चीज़ के बारे में पता है वो डालने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है, KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हम डालते हैं, इसमें डालते हैं। इसके अंदर जो H2C2O4 है, इसके अंदर ऑलरेडी एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट कर देगा कि कब रिएक्शन आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अभी ये ड्रॉप डल रहा है, इसके अंदर ऐसे डलते जा रहा है, ओके ना। यहाँ पर KMnO4 जो है वो H2C2O4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक कंडीशन के अंदर जो आपका Mn होता है वो +7 से +2 के अंदर चला जाता है, और जो C2 होता है वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए +3 से +4 के अंदर, ये जो कि मैक्सिमम होती है C की, इसलिए वो +4 के अंदर चला जाएगा, है ना। नाउ यहाँ पर अगर आप N की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये वाले फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे। उसके बाद N की वैल्यू निकालने के बाद आप इसे बैलेंस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितनी रेशियो आई है, यहाँ 5:2 की रेशियो आई है। तो बैलेंस करने के लिए 2 जो होगा वो इधर चला जाएगा और 5 जो होगा वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा या 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स जो KMnO4 के हैं वो 5 मोल H2C2O4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये पता चल गया, ओके। नाउ मान लीजिए इंडिकेटर कब आपको इंडिकेटर बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जब यहाँ पर 50 ml खत्म हो गया, गिर के 50 ml ही बचा है, तब इंडिकेटर बताता है कि बस भाई खत्म हो गया है आपका, बस भाई रिएक्शन हो चुकी है, अब और रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल जो आपका यहाँ से पता चला कि 2 मोल KMnO4 जो है वो 5 मोल इसके साथ रिएक्ट करता है। तो एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा, वो एक वाला जो बिल्कुल यूनिशरी स्टेप्स करेंगे, तो इसलिए 50 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, आपको फाइनल मोल पता चल जाएंगे। तो आपको फाइनल मोल यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बस यहाँ पर एक और चीज, बस एक छोटी सी चीज आपको बतानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ और बस चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसमें क्या एक बात है कि हाँ, एसिडिक मीडियम में ये जो मैंने आपको बताया ना कि Mn जो है वो +7 से +2 में चला जाता है, तो ये याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में जो हमारा Mn होता है वो क्या होता है आपका +7 से +2 में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी N की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, देखिए KMnO4 है आपका, ये चला जाएगा Mn +2 के अंदर, यानी +7 से +2 के अंदर चला जा रहा है। तो इसके लिए आपका क्या आंसर आता है, N की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ A x माइनस में y करके, यहाँ पर कितने टोटल में है, एक ही है, तो एक x क्या है, पहले 7 था बाद में 2 हो गया, यानी कि +7 माइनस का +2 हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पर 1 +7 माइनस का 2 यानी कि आपका हो जाएगा 5, यानी N की वैल्यू आपकी 5 आ गई, यानी एसिडिक मीडियम के लिए N की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर +7 से ये कन्वर्ट होता है +4 के अंदर, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको अगर एसिडिक मीडियम मिलता है तो Mn हमेशा +7 से +2 में जाता है, अगर ये न्यूट्रल मीडियम मिलता है तो +7 से +4 में जाता है, वही अगर बेसिक मीडियम मिलता है तो +7 से +6 में जाता है, ये याद रखिएगा। इसलिए N की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते
सकते हैं। और अगर आपको बेसिक मीडियम में n की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए n की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है, n की वैल्यू 1 बेसिक मीडियम में। यहाँ पर n की वैल्यू 5 आती है एसिडिक में, न्यूट्रल में 3 और बेसिक में 1। ये mn का बेसिकली आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बिकॉज यहाँ पर KMNO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि K2CR2O7 वगैरह, ये सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ KMNO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज ऐसे याद रखिए कि H+ हो गया, Na+ हो गया, K+ हो गया, Ca2+ हो गया, Mg2+ हो गया, S+6 हो गया, Fe+3 हो गया, O-2 हो गया, F- हो गया, C+4 हो गया। ये सब क्या है, कुछ ऐसे स्पीशीज है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए अंडरगो नहीं करते, यानी इनका कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो बाय दिस मैंने पूरे की पूरी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करा दी है। बहुत ही आसान चैप्टर है आधा, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।